Good evening, everyone. Now we will discuss about the concept of state and civil society, which is a new chapter in your BA program first year, first semester. आपके सिलेबस में एक नया अध्याय आज हम आरंभ करेंगे राज्य और नागरिक समाज पे। ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बड़े आराम से समझ आएगा। आज हम लोग कोशिश करेंगे इस लेक्चर के दौरान पहले राज्य के बारे में समझेंगे, राज्य से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात अगले लेक्चर के दौरान हम लोग सिविल सोसाइटी पे फोकस करेंगे। किस नागरिक समाज का अर्थ क्या होता है, नागरिक समाज का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ और नागरिक समाज की क्या भूमिका राजनीति में देखने को मिलती है, इस पे हम लोग अगले लेक्चर के दौरान ध्यान देंगे। पर आज हम लोग स्टेट एंड सिविल सोसाइटी वाले चैप्टर के अंदर राज्य की परिभाषा और राज्य के विभिन्न सिद्धांतों पर गौर करते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग राज्य से संबंधित पुरातन सिद्धांत यानी परंपरागत सिद्धांत, इसे चिरसम्मत सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे राज्य का आंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है, उस पर गौर करेंगे। उसके पश्चात राज्य से संबंधित उदार व्यक्तिवादी सिद्धांत यानी उदार व्यक्तिक सिद्धांत, लिबरल इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पे भी फोकस करेंगे। और इसके पश्चात हम लोग नागरिक समाज की संकल्पना और मार्क्सवादी संकल्पना को भी देखेंगे। देखिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को बहुत मुख्य स्थान दिया जाता है और गैटल ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी द पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर इसने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए इसे राज्य के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया था। एंड ही सेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज बेसिकली अ साइंस ऑफ स्टेट, जिसे हम राज्य के विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। वहीं दूसरी परिभाषा में मैं गॉर्नर का जिक्र करना चाहूँगा, J.W. गॉर्नर। और गॉर्नर का कहना था अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट के अंदर, इन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत यानी राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत है और इसका जो अंत है वो राज्य से ही होता है। यानी पॉलिटिकल साइंस के अंदर समाहित प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संकल्पना जो आरंभ है वो राज्य से ही शुरू होती है और राज्य के भीतर ही उसका अंत होता है। यानी पूरी की पूरी जो चर्चा है, विचार विमर्श है, उसके केंद्र में राज्य ही होता है। देखिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को चूंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसी बात को गैटल ने अपनी बुक में, या जो इन्होंने बुक लिखी थी पॉलिटिकल साइंस, उसमें इन्होंने इसे राज्य का विज्ञान कहा। तो वही गॉर्नर ने अपनी पुस्तक के माध्यम से विचार प्रस्तुत किया कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। देखिए, राज्य के आवश्यक तत्वों के विषय में बहुत सारे विद्वानों के बीच में, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच में कोई सीरियस कॉन्ट्रडिक्शन देखने को नहीं मिलता और सभी लोग राज्य को एक ह्यूमन कम्युनिटी के रूप में, मानव समुदाय के रूप में मानते हैं, जो कि एक निश्चित प्रदेश में, निश्चित भूभाग पर बसा हुआ है, जिसका एक विशेष राजनीतिक उद्देश्य हो और जो बाह्य नियंत्रण से यानी किसी भी विदेशी सत्ता से बिल्कुल स्वतंत्र हो। राज्य व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति चूंकि सरकार के माध्यम से करता है, इसलिए सरकार का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। वो एकात्मक भी हो सकता है, संघात्मक भी हो सकता है, अध्यक्षात्मक भी हो सकता है, संसदीय या गणतंत्रात्मक भी हो सकता है। देखिए, उपरोक्त चर्चा के संबंध में जब हम राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति और उसके कार्यों का विश्लेषण करते हैं तो बहुत सारे विचारकों में हमें गंभीर मतभेद दिखाई देता है। किस संदर्भ में? राज्य की उत्पत्ति को लेकर, कैसे हुई इसकी उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति क्या है और राज्य को क्या क्या काम करने चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब इसका एनालिसिस आता है तो हमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी दिखाई देती है। देखिए, किसी ने राज्य को नैतिक संस्था माना तो किसी ने कहा कि राज्य केवल सीमित उद्देश्यों की पूर्ति का केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है। वहीं मार्क्सवादियों ने राज्य को वर्ग संरचना के संदर्भ में, क्लास स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझा और कहा कि राज्य केवल पूंजीपति वर्ग के हितों की ही कार्यकारिणी समिति, यानी राज्य केवल पूंजीपति वर्ग या बुर्जुआ वर्ग के हितों के लिए ही काम करता है। उदारवादी चिंतन के क्षेत्र में जब हम लिबरल थॉट्स के अंदर जाते हैं तो देखिए, व्यवहारवादी उपागम के प्रवर्तकों ने ये सुझाव दिया कि राज्य की संकल्पना को राजनीति विज्ञान से ही बाहर निकाल देना चाहिए।
क्योंकि राज्य की संकल्पना राजनीतिक वास्तविकता को, पॉलिटिकल रियलिटी और पॉलिटिकल प्रोसेस को समझने में हमें कोई मदद नहीं देती। देखिए, राज्य से संबंधित हमें बहुत से सिद्धांत दिखाई देते हैं। मैं पहले परंपरागत सिद्धांत की बात करना चाहूँगा, जिसे आंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, ट्रेडिशनल और क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। देखिए, प्राचीन यूनानी दार्शनिक जब राज्य शब्द का प्रयोग करते थे तो इसका इस्तेमाल वो संपूर्ण समाज के संगठन का संकेत देने के लिए करते थे, या फिर सामाजिक जीवन के उद्देश्यों का संकेत देने के लिए करते थे। और सबसे पहले इटालियन पॉलिटिकल थिंकर निकोलो मैकियावेली ने 16th सेंचुरी के आरंभ में राज्य की परिभाषा ऐसी सत्ता, ऐसी अथॉरिटी के रूप में दी जो हम सभी के ऊपर यानी मनुष्यों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। देखिए, लॉक ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था कि समाज के अन्य सभी सहचर्यों का चरित्र तो स्वैच्छिक होता है, यानी समाज के जितने भी संगठन हैं जो स्वैच्छिक रूप से काम करते हैं, उनके यदि हम चरित्र को देखें तो वो बहुत वॉलंटरी होता है और व्यक्ति अपनी पसंद से किसी भी संगठन का सदस्य बनता है और किसी संगठन का सदस्य नहीं बनता। परंतु किसी भी राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के लिए राज्य के आदेशों का पालन करना कानूनी रूप से कंपलसरी होता है। आधुनिक राज्य तो समाज, यहाँ तक कहा जाता है कि जो आधुनिक राज्य है वो तो समाज रूपी जो भवन कह लो उसका एक शिखर है, उसकी चोटी है, और अन्य सभी समूहों की तुलना में राज्य सर्वोच्च है और यही सर्वोच्चता उसकी प्रमुख विशेषता है। जब हम राज्य को एक विशेष प्रकार का संगठन मानते हैं तो हमें इसके मूल तत्व का भी, यानी राज्य के अंदर क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, राज्य का जो पुरातन सिद्धांत है, जो प्राचीन सिद्धांत है, जिसे एंशियंट, ट्रेडिशनल, क्लासिकल, ऑर्गेनिक, यानी पुरातन, प्राचीन, परंपरागत, जैव या आंगिक। देखिए, बहुत सारी पुस्तकों में अलग अलग शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी आप कंफ्यूज ना हो। जो राज्य का परंपरागत सिद्धांत है उसी को ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, उसी को क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो विचारक आते हैं उन्होंने ये माना है कि राज्य वास्तव में एक प्राकृतिक संस्था है। स्टेट is a natural institution, and they assume that state, apart from a natural institution, state is also a moral institution. राज्य एक प्राकृतिक संस्था होने के साथ साथ राज्य एक नैतिक संस्था भी है। इसके पश्चात हम लोग राज्य के उदार व्यक्तिवादी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, लिबरल इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एडम स्मिथ, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, लॉस्की और आइजिया बर्लिन के विचारों पर हम गौर करेंगे। देखिए, जब हम राज्य के मूल तत्व की बात करते हैं तो हमें राज्य के 4 आवश्यक तत्व दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर हम राज्य को अन्य पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या अन्य ऑर्गेनाइजेशन से अलग पहचान सकते हैं। एंड दीज 4 फैक्टर्स आर, दीज आर द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स आर टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता, अर्थात राज्य की वह शक्ति जिसके आधार पर वह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है, उसे ही प्रभुसत्ता कहा जाता है। देखिए, बताना ये चाहता हूँ कि राज्य के ये 4 आवश्यक तत्व यदि आपको किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी में दिखाई देते हैं तो उसे हम राज्य कह सकते हैं। जनसंख्या यूपी के पास भी है, भारत के पास भी है। भूभाग, यूपी के पास अपनी टेरिटरी है, भारत के पास अपनी है। मैं अभी बताऊंगा मैं यूपी और भारत का ऐसे क्यों आपको बोल रहा हूँ। यूपी के पास अपनी सरकार भी है, वहीं भारत के पास भी अपनी सरकार है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। और जहाँ तक प्रभुसत्ता की बात आती है, देखिए, प्रभुसत्ता का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। प्रभुसत्ता की शक्ति, जो राज्य की वह शक्ति है जिसमें राज्य अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है, उसे प्रभुसत्ता कहते हैं। और अंतिम प्रभुसत्ता शक्ति यानी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास है, स्टेट्स के पास नहीं होती। यदि ऐसा ही होता तो उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड नहीं बन सकता था, जबकि संसद के पास अब प्रभुसत्ता शक्ति है। संसद चाहे तो भारत के किसी भी भू क्षेत्र को विदेशी देश को दे सकती है और किसी भी विदेशी संपत्ति को भारत का भूभाग बना सकती है। चूंकि पार्लियामेंट के पास रियल सॉवरेनिटी पावर है, इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी में आम बोलचाल में हम उत्तर प्रदेश को भी राज्य बोलते हैं, बिहार को भी राज्य बोलते हैं,
हिमाचल को भी राज्य बोलते हैं, तमिलनाडु को भी राज्य बोलते हैं, पर राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से ये राज्य नहीं है, अपितु ये भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयां हैं, याद रखिएगा। पर आम बोलचाल में इनको राज्य बोल दिया जाता है, वो चलता है बोलचाल में। देखिए, राज्य से संबंधित जो परंपरागत सिद्धांत है उसमें पहला सिद्धांत है राज्य का आंगिक, जैव या प्राचीन सिद्धांत। देखिए, यह राज्य का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, हालांकि आधुनिक युग में इसकी बहुत सारी व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है और इसमें राज्य की तुलना एक जीवित प्राणी से की जाती है, एक लिविंग एंटिटी से की जाती है और व्यक्तियों और समूहों को इस प्राणी के भिन्न भिन्न अंग माना जाता है। देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा में मनुस्मृति, शुक्र नीति और कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी हमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी 7 लिम्स ऑफ स्टेट या सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट का वर्णन देखने को मिलता है। और कौटिल्य ने राज्य के साथ जो आंगिक सिद्धांत दिया था, जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दिया था, उसका वर्णन करते हुए कहा था कि प्रत्येक अंग के महत्व को दर्शाया जाना चाहिए राज्य के समकक्ष, और उसकी तुलना मानवीय शरीर के 7 अंगों से कौटिल्य ने की थी। और इस सिद्धांत के अनुसार राजा या स्वामी राज्य रूपी शरीर का सिर होता है, मित्र उसके कान होते हैं, कोश उसका मुख के समान होता है यानी मुंह के समान होता है, सेना उसका मस्तिष्क और दुर्ग राज्य के हाथ होते हैं, और जनपद अर्थात जनसंख्या और भूमि स्टेट्स की थाइज होती हैं, राज्य की जंघाएं होती हैं। और पश्चिमी राज्यों में आंगिक सिद्धांत का विचार देखिए सबसे पहले हमें प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के विचारों में देखने को मिलता है, और उन्होंने राज्य के आंगिक सिद्धांत की कुछ मान्यताएं बताई थी, कुछ मुख्य विशेषताएं बताई थी। जैसा उनका कहना था कि राज्य एक वास्तव में प्राकृतिक संस्था है, स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। ये सिद्धांत देखिए राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को ऐसे रूप में स्वीकार करता है जैसे शरीर और उसके अंगों में देखने को मिलता है। देखिए, यदि शरीर के किसी एक अंग को काट दिया जाए, शरीर से अलग कर दिया जाए, तो उस अंग का कोई महत्व नहीं रह जाता। वैसे ही यदि व्यक्ति राज्य से अलग हो जाए तो उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। राज्य के आंगिक सिद्धांत में प्लेटो और अरस्तु के ज़माने से ही ये प्रचलित रहा है, और प्लेटो ने कहा था कि राज्य तो व्यक्ति का ही बृहत रूप है। याद रखिएगा, प्लेटो ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का ही बृहत रूप है, स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज। प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य के गुणों की विस्तृत तुलना भी प्रस्तुत की थी, और प्लेटो का कहना था कि मानवीय व्यवहार में हमें 3 सद्गुण देखने को मिलते हैं, जैसे तृष्णा, साहस और ज्ञान, यानी एपिटाइट, ब्रेवरी और नॉलेज। तृष्णा का स्थान वो कहता है मनुष्य के कमर में है, साहस का स्थान उसके हृदय में है, और ज्ञान का स्थान उसके मस्तिष्क में है। और इन 3 गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया और कहा कि जिसमें तृष्णा की प्रधानता है, जिसमें एपेटाइट है, वो उद्योग और व्यापार के लिए बेहतरीन होंगे, और जो साहस से परिपूर्ण है वो सैनिक बनने के लायक है, और जो ज्ञान संपन्न है, जिनमें ज्ञान की प्रधानता है, वो दार्शनिक शासक बन सकते हैं। और मनुष्य की सर्वोत्तम अवस्था वह होगी जिसमें तृष्णा को यानी क्षुधा को साहस से शक्ति मिल जाए और ज्ञान से उनका मार्गदर्शन हो जाए। इसके साथ ही प्लेटो का कहना था कि किसी भी राज्य में न्याय की स्थापना केवल तभी हो सकती है जब ये तीनों वर्ग यानी किसान और कर्मचारी या मजदूर वर्ग, जिसमें कि तृष्णा तत्व की प्रधानता होती है, साहस जिसमें सैनिक तत्व की प्रधानता होती है, और ज्ञान जो दार्शनिक का परिचय देता है, यदि ये तीनों अपने अपने फिक्स्ड किए गए कार्यों को करते रहेंगे और एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तब जाकर के राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है। इसे ही प्लेटो ने थ्योरी ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन यानी कार्य विशिष्टता का सिद्धांत का नाम दिया था। देखिए, राज्य के आंगिक सिद्धांत की परंपरा में प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम आता है, और राज्य के संदर्भ में अरस्तु ने व्यक्ति और परिवार की स्थिति को वैसे ही एज्यूम किया जैसे शरीर के संदर्भ में किसी अंग की होती है। यदि व्यक्ति को राज्य से अलग कर दिया जाए तो उसकी हालत उसकी स्थिति वैसे ही हो जाएगी जैसे शरीर के कट जाने पर किसी एक अंग की होती है। और अरस्तु का कहना था कि जो व्यक्ति राज्य में रहने योग्य नहीं होता, या वो इतना इंडिपेंडेंट हो कि उसे राज्य की आवश्यकता ही ना हो, तो वह व्यक्ति या तो जानवर है या फिर वो कोई देवता हो सकता है।
इसलिए अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हुए मनुष्य को एक पॉलिटिकल एनिमल, राजनीतिक प्राणी कहा है। और देखिए, आधुनिक युग के आरंभिक विचारकों में हॉब्स ने अपने चिंतन में आंगिक सिद्धांत को एक सीमा तक स्वीकार किया। हालांकि उसका मुख्य योगदान राज्य के यांत्रिक सिद्धांत के क्षेत्र में रहा है। ही हैज गिवन हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ मशीनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट। और हॉब्स ने राज्य की तुलना एक काल्पनिक दैत्यकार, एक बहुत ही काल्पनिक दैत्य के रूप में, लेवाइथन एक जलीय जीव होता है, एक लेवाइथन के रूप में की है, जो कि कृत्रिम मनुष्य है, परंतु वह अपनी ताकत से प्राकृतिक मनुष्यों को भी हरा देता है। और हॉब्स के पश्चात रूसो ने भी कुछ हद तक राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रयोग करते हुए तर्क दिया था कि मनुष्य की तरह राज्य भी इच्छा शक्ति से ही प्रेरित होता है। इसी तुलना को आगे बढ़ाते हुए उसने राज्य की जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, जो विधायी शक्ति को हृदय के साथ मिलाया, और राज्य के कार्यकारी शक्ति को, जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, उसे माइंड के साथ एज्यूम किया। यहाँ पर मैं एक रूढ़िवादी विचारक का भी जिक्र करना चाहूँगा, एडमंड बर्क ने। देखिए, एडमंड बर्क ने राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रयोग करते हुए रूढ़िवादी सिद्धांत को ही पुष्ट करते हुए, उसकी पुष्टि करते हुए उसने लिखा कि राज्य का ऐतिहासिक विकास जीवित प्राणी के विकास के समान है। वहीं ब्लंट शली ने ऑर्गेनिक थ्योरी को इतना दूर तक ले गया कि उसने राज्य में स्त्री और पुरुष की विशेषताएं तक ढूंढी। उसने राज्य की तुलना पुरुष से की, और चर्च यानी जो धार्मिक संगठन है उसकी तुलना उसने स्त्री तक से कर दी, और इस आधार पर ब्लंट शली ने स्त्री मताधिकार तक का विरोध किया। देखिए, अरस्तु ने कहा था कि कुछ मनुष्य जन्म के समय से ही दास बनाने के लिए निर्धारित किए गए होते हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से वीक होते हैं, और कुछ लोग स्वामी यानी राजा बनने के लिए बेहतरीन होते हैं, क्योंकि उनमें बौद्धिक तत्व ज्यादा होता है। देखिए, इस आधार पर अरस्तु ने स्लेवरी सिस्टम को, दास प्रथा को प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था मानते हुए उचित ठहराया था, और उसने तर्क दिया कि केवल स्वामी में ही, चूंकि जिस व्यक्ति में ज्ञान की प्रधानता होती है वही मालिक बनने की क्षमता रखते हैं, और उन्हें मानसिक कार्य करने के लिए अवकाश की भी जरूरत होती है। चूंकि दासों में ज्ञान की कमी होती है, इसलिए उन्हें स्वामी यानी जो ज्ञानवान व्यक्ति है उसकी मदद करनी चाहिए। और इस दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य राज्य के भीतर केवल अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ही एक नैतिक गुणों को अर्जित कर सकता है। देखिए, राज्य के आंगिक सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य को एक बंधी बंधाई व्यवस्था में अपनी स्थिति और कार्य की जिम्मेदारी लेने की शिक्षा दी जाती है। उसे बंधे बंधाए सांचे में ढालने की कोशिश की जाती है। और राज्य के आंगिक सिद्धांत के संदर्भ में ये बात भी ध्यान देने की है कि दो वस्तुओं में समानता आरोपित कर देने से इनके मध्य तर्कसंगत संबंध स्थापित नहीं होता। वस्तुतः यह दृष्टिकोण राज्य को एक आदर्श व्यवस्था मानता है और व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वह उसके आदेशों और परंपराओं को बिना प्रश्न किए, बिना क्वेश्चन किए बस मानते चले जाएं। परंतु वास्तविक जगत में राज्य की शक्ति का प्रयोग देखिए कोई ना कोई इंसान करता है, और उसमें कुछ कमजोरियां भी होती हैं, कुछ खामियां भी होती हैं, उसके कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो सकते हैं। इसके साथ ही राज्य का ये जो प्राचीन सिद्धांत है, आंगिक सिद्धांत है, ये वर्ग विभेद को बढ़ावा देता है और छोटे बड़े के अंतर को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। देखिए, राज्य के परंपरागत सिद्धांत में दूसरी मान्यता है राज्य का उदार व्यक्तिवादी सिद्धांत। देखिए, उदार व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का निर्माण सभी व्यक्तियों ने मिलकर अपने सब लोगों के व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है। राज्य एक साधन है और व्यक्ति साध्य है। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी में वर्ड बड़ा यूज किया जाता है, साधन और साध्य। साधन का मतलब होता है वो उपकरण, वो संसाधन जिससे हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, और साध्य का मतलब होता है हमारा उद्देश्य, हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव। तो उदार व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य एक साधन है और व्यक्ति उसका साध्य है। राज्य एक मीन है और व्यक्ति उसका ऑब्जेक्टिव है, एंड है अपने आप में व्यक्तिवादियों का कहना था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, स्टेट इज अ नेसेसरी इविल। राज्य को व्यक्ति की शैक्षिक गतिविधियों में और स्वैच्छिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना चाहिए। देखिए, सभी उदार व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य को केवल वही काम करने चाहिए जो व्यक्ति के स्वैच्छिक कार्य और उसके परस्पर संबंधों को नियमित करने के लिए जरूरी हो। और राज्य के उदार व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के समर्थकों में हम एडम स्मिथ, जॉन लॉक,
जर्मी बेंथम, आइजिया बर्लिन, हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन की चर्चा कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं एडम स्मिथ से शुरू करता हूँ। देखिए, एडम स्मिथ का मानना था, चूंकि हम एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जानते हैं, और उसने एक प्रसिद्ध कृति लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। अपनी वेल्थ ऑफ नेशंस के अंतर्गत उसने लेसेस फेयर की पॉलिसी यानी अहस्तक्षेप की नीति, यानी व्यक्ति जो चाहे सो करे, व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यही वजह है कि एडम स्मिथ को व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन या प्रबल समर्थक भी माना जाता है। एडम स्मिथ ने लिखा था कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में व्यापार की एक सहज प्रवृत्ति होती है ताकि वह दूसरों के साथ अपना लेन देन कर सके और अधिक से अधिक बेनिफिट हासिल कर सके। जो उद्यमी व्यक्ति होता है, उद्यमी व्यक्ति की स्वार्थ भावना ही वास्तव में सामान्य हित को बढ़ावा देती है, और इससे सरकार, व्यापारी और मजदूर, यानी सरकार का, व्यापारी का और मजदूर वर्ग तीनों का फायदा होता है, और राष्ट्र की जो संपदा है, जो वेल्थ है, उसमें भी वृद्धि होती है। एडम स्मिथ ने उद्योग और व्यापार की स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता का नाम दिया और इसे नेशनल प्रोस्पेरिटी के लिए, नेशनल ग्रोथ के लिए अनिवार्य भी माना। देखिए, एडम स्मिथ का कहना था कि व्यापारी वर्ग स्वयं अपने हित को जितना अच्छे से जानता है, पहचानता है, उतने अच्छे से सरकार उसके हित को नहीं समझ सकती। इसलिए सरकार को आर्थिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर का अनुसरण करना चाहिए ताकि बाजार में मांग और पूर्ति के अनुसार किसी भी वस्तु की कीमत स्वयं तय हो जाए। बाजार आधारित तंत्र के आधार पर, मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट है वो अपने आप मार्केट को डिसाइड करने दिया जाए। इसीलिए एडम स्मिथ का मानना था कि सरकार को केवल 3 काम करने चाहिए। पहला, विदेशी आक्रमण से राष्ट्र की सुरक्षा करना, टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। दूसरा, न्याय व्यवस्था का प्रबंध करना, मैनेजमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। और तीसरा, सरकार को केवल ऐसे कार्य अपने हाथ में लेने चाहिए जिसे निजी क्षेत्र ना करना चाहता हो। वेयर प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड, ओनली दैट एरिया शुड बी टेकन और टेक ओवर बाय द गवर्नमेंट। देखिए, इसके पश्चात हम लोग जॉन लॉक के विचारों को समझते हैं। देखिए, जॉन लॉक 7वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध विचारक था और इसे उदारवाद का जनक भी माना जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उदारवाद के विकास में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था, और इंग्लैंड पहला ऐसा देश था जहां पर औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ था। और जब इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों में देखने को मिला, अमेरिका में देखने को मिला, तब इन देशों में भी उदारवाद को बढ़ावा मिला। देखिए, जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी थी, 2 ट्रिटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। ट्रिटाइजेस का मतलब होता है ऐसे, प्रस्ताव लिखना, नागरिक सरकार पर 2 प्रस्ताव, अगर इसकी हिंदी करें। 2 ट्रिटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट एक पुस्तक लिखी थी, और इसमें जॉन लॉक ने राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। जो राजा के डिवाइन राइट्स की बात की जाती थी पहले, उसका खंडन किया। और लॉक का मानना था कि सरकार स्वयं एक धरोहर की तरह है, सरकार एक ट्रस्ट है जिसका सिलेक्शन कम्युनिटी ने किया, समुदाय ने किया है, और समुदाय के प्रति इसको निष्ठावान होना चाहिए और उसे समुदाय द्वारा दिए हुए दिशा निर्देशों के अधीन ही काम करना चाहिए। राजनीतिक सत्ता किसी भी दैवीय नियम के द्वारा स्थापित नहीं की गई है। यही बात थी कि जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी और कहा था कि राज्य केवल इन 3 प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही अस्तित्व में लाया गया है। यदि कोई भी राज्य व्यक्ति के इन 3 प्राकृतिक अधिकारों, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, यदि इन 3 प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षा देने में विफल होता है तो ऐसी सरकार या ऐसे राज्य के खिलाफ क्रांति का अधिकार भी लोगों को होना चाहिए। और इसके साथ ही लॉक ने यह भी कहा था कि देखिए, सरकार के निर्माण के बाद जो जनता है, समुदाय है, वो निश्चित होकर सो नहीं जाता, बल्कि वह लगातार सरकार पर निगरानी भी करता है। यानी कि समुदाय एक ऐसा मालिक है जो घर की रखवाली के लिए पहरेदार रखता है और फिर स्वयं जागकर ये भी देखता है कहीं पहरेदार सो तो नहीं गया है। लॉक का मानना था कि राजनीतिक सत्ता की उत्पत्ति सिविल सोसाइटी से होती है, नागरिक समाज से होती है, और इस समाज की रचना उन विवेकशील लोगों से होती है जो अपने हितों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यही वजह है कि लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है
और लॉक ने यह तर्क दिया है कि व्यक्ति के इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए वास्तव में राज्य का निर्माण हुआ है। देखिए, जॉन लॉक मानता है कि कोई भी मनुष्य अपने उपयोग के लिए इन संसाधनों का प्रयोग, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका उपयोग तभी कर सकता है जब वह उसके साथ अपना श्रम मिलाकर उस पर अपना अधिकार साबित कर दे। और लॉक के अनुसार मनुष्य को अपने शरीर पर पूरा अधिकार है, इसलिए वह अपने शरीर और अपने हाथों से जो भी काम करता है वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है, वो उसके साथ उसका नाम जुड़ जाता है। इसलिए मैकफर्सन ने, याद ध्यान से सुनिएगा, मैकफर्सन ने इसी तर्क के साथ जुड़े हुए विचार को स्वतः मूलक व्यक्तिवाद, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म की संज्ञा दी है। और लॉक ने इस बात को उचित ठहराया है कि व्यक्ति धरती से किसी भी उत्पादन पर, यानी अपने शारीरिक श्रम से यदि किसी वस्तु का उत्पादन करता है, उस पर वो अपना मालिकाना हक बना सकता है, परंतु इसके साथ ही कुछ कंडीशन भी इम्पोज की। और उसने कहा कि मनुष्य धरती से केवल उतना ही ग्रहण करे जितना दूसरों के लिए पर्याप्त धन बचा रहे। देखिए, आज के संदर्भ में इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा यह है कि मनुष्य उतना ही ग्रहण करे कि उसके नष्ट होने से पहले वो जीवन के लिए पर्याप्त बची रहे। तीसरे विचारक आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। इन्हें भी व्यक्तिवाद का समर्थक माना जाता है और इन्होंने प्राकृतिक जगत में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की जीविता का हवाला देते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि जीवन के संघर्ष में केवल योग्य व्यक्ति ही जीवित रह सकते हैं। और स्पेंसर ने इस सिद्धांत की प्रेरणा चार्ल्स डार्विन से लिया था। और स्पेंसर का मानना था कि पूर्ण स्वतंत्रता की दशा केवल एक ऐसे संतुलन का नाम है जिसमें सरकार की आवश्यकता ही नहीं रहती, परंतु ऐसी स्थिति कभी आ नहीं सकती। इसलिए जब तक ऐसी आदर्श स्थिति नहीं आती तब तक सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही स्पेंसर ने कहा था कि राज्य का कार्यक्षेत्र भी काफ़ी संकुचित है, इसलिए राज्य को केवल एक पुलिसमैन की भांति, पुलिसमैन स्टेट की भांति काम करना चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं। राज्यों को केवल दो काम करने चाहिए। पहला, राज्य की सीमाओं के भीतर आंतरिक शांति को बनाए रखना, टू मेंटेन इंटरनल पीस, और बाह्य आक्रमण से देश की सुरक्षा करना, टू प्रोटेक्ट कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। और हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बात कही थी, याद रखिएगा, राज्य परस्पर रक्षार्थ हेतु बनाई गई कंपनी है। स्टेट इज जस्ट लाइक अ जॉइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी। और राज्य को केवल उपयुक्त दो काम करने चाहिए, अन्य मामलों में राज्य को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। मैं बस लास्ट में लॉस्की की बात करते हुए लेक्चर को समेटूंगा यहाँ पे। देखिए, लॉस्की ने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। और नागरिक अपने राज्य से इस बात को पहचानता है, इस बात से पहचानता है कि राज्य उसके लिए क्या काम करता है, इस बात से नहीं कि व्यक्ति राज्य के से क्या मांग करता है। राज्य का औचित्य केवल इसी आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वो राज्य है। नागरिक इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते कि राज्य के राजनीतिक उद्देश्य क्या है। देखिए, आधुनिक समय में राज्य का कार्यक्षेत्र इतना बढ़ चुका है कि आधुनिक राज्य ने सोशल वेलफेयर के बहुत से कामों को अपने हाथ में ले लिया है। और राज्य का उद्देश्य निर्धन वर्ग को वही सुविधाएं प्रदान करना है जो संपन्न वर्ग स्वयं अपने लिए जुटाता है। इसलिए लॉस्की पूंजीवादी राज्य को नया रूप देने के लिए आर्थिक शक्ति के लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर की बात करता है। और इसके लिए वो उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर सामाजिक नियंत्रण को बढ़ावा देना चाहता है। और आरोही कर प्रणाली यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़े वैसे वैसे उस पर कर की मात्रा बढ़ा दी जाए। इसके थ्रू यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू भी भारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करने की बात करता है और एक ऐसे लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना चाहता है जो नागरिकों के प्रति उतनी ही जिम्मेवार हो जितनी वो पूंजीपति वर्ग के लिए कार्य करती है, उतना ही वो निर्धन वर्गों के लिए भी कार्य करे। धन्यवाद।